हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है, अगला जो चैप्टर मैं आज शुरू कराने जा रहा हूं वो है ऊतक। इससे पहले हम लोगों ने कोशिकीय संरचनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कोशिकाएं क्या होती है। कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कोशिका में पाए जाने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। बात आती है ऊतकों की। अब तक हम लोगों ने कोशिका और कोशिकांग के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम ऊतकों के बारे में। क्योंकि किसी भी जीव की जो इकाई होती है संरचनात्मक, वो छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कोशिका जो होती है, कोशिका, इससे समान कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। इस चैप्टर में हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल और सेल के बाद में टिश्यूज। ऊतक समान कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। ऊतक एक ऐसी रचना होती है जो किसी भी जीव की संरचना के लिए, अंग का निर्माण करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, चाहे वो पादप है चाहे वो जीव जंतु है। हम ऊतकों के बारे में जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो उनमें पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन होती है, यहाँ पे ऊतक कहते किसे हैं, यानी कि समान कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली संरचना ऊतक कहलाती है। समान कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाली संरचना क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? ऊतक कहलाती है। ऊतक जैसा हम देखते हैं कि रुधिर भी एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रुधिर में क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के रुधिर का निर्माण करती है, तो वो एक ऊतक की रचना होती है, यानी समान कोशिकाएं। ऊतकों में जंतुओं के आधार पर और पादपों के आधार पर, क्योंकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इनमें अलग अलग ऊतक पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ऊतक देखने को मिलते हैं, जिनका हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ऊतक करेंगे वो पादप ऊतक के बारे में करेंगे। यानी कि पादप ऊतक क्या होते हैं? पादपों में पाए जाने वाले ऊतक ही पादप ऊतक कहलाते हैं। पादपों के विभिन्न भागों में ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतकों की रचना किस तरीके से होती है? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कह दें कि माना एक गिलास इस तरीके का लिया हुआ है, यहाँ पर एक गिलास है और ये दूसरा गिलास है। इस गिलास में मैंने एक पादप को इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी जड़ें हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पर है, इसकी भी जड़ें हैं। इसमें पानी जो है वो जड़ों से ऊपर तक का है, और यहाँ पे पानी है वो इसकी जड़ों को टच करता हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद में तो ये जड़ें बढ़ती हुई आगे की ओर चली जाती है, जबकि ये नहीं बढ़ती। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जल को संचरण करने का कार्य कौन कर रहा है? एक ऊतक करता है, जो जड़ों के माध्यम से करता है। दूसरी कंडीशन कि अगर हम देखें इस तरीके से, ये एक शाखा बना दी जाए मेरे द्वारा कि ये एक पादप की शाखा है, इस तरीके से पादप की शाखा बनी हुई है। अब इस शाखा में जो ऊतकों की बात आती है, तो ऊतकों में पादप ऊतक जो होते हैं, वो जैसे सबसे पहला जो ऊतक माना जाता है वो हम विभज्योतक के बारे में पढ़ते हैं। विभज्योतक यानी विभाजित करने वाला ऊतक। विभज्योतक जो ऊतक होता है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हम भागों में विभाजन करते हैं इसका। एक भाग होता है इसका, ये जो भाग है वो होता है शीर्षस्थ। दूसरा है इसका पार्श्वीय, और तीसरा भाग होता है इसका अंतर्विष्ट। शीर्षस्थ का मतलब ऐसा भाग जो शीर्ष है, शीर्ष पर पाए जाने वाला जो ऊतक है वो कैसा है? शीर्षस्थ है। पार्श्वीय, पार्श्व का मतलब होता है बगल में, पार्श्व यानी साइड में जो पाए जाने वाला जो ऊतक ये भाग है वो कैसा है? पार्श्वीय। और अंतर्विष्ट, ये इसका मध्य भाग, मध्य में पाए जाने वाला ऊतक इसका कैसा है? अंतर्विष्ट है।
यानी ये कैबियम तने की परिधि में पाया जाने वाला है। तने की परिधि, ये पूरा तना है, तने की पूरी परिधि में पाया जाने वाला होता है। अंतर्विष्ट तने के मध्य में है, ये तने के मध्य में है। पार्श्वीय तने के बगल में पाया जाता है। अंतर्विष्ट तने के मध्य में, तने की परिधि पर, और जड़ व तने पे। यहाँ पे भी जड़ में भी, और जड़ के ये जो भाग हैं, इन भागों में ये जो हिस्सा है निचले शीर्ष वाले भाग, इनमें भी कौन सा है, शीर्षस्थ होता है। इसका जो कारण है वो क्या है, जड़ और तना वाला भाग। इन भागों में ये अत्यधिक सक्रिय होता है, इसीलिए ये तने और जड़ वाले भाग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि। शीर्षस्थ ऊतक को यदि कुछ समय के लिए काट दिया जाए, जैसे यहाँ से इसको काट दिया, तो शीर्षस्थ ऊतक इसमें से निकल गया। निकलने के उपरांत क्या होगा कि ये जो भाग है इसका ये वृद्धि नहीं करेगा, कुछ समय के लिए वृद्धि नहीं करेगा, फिर इसमें शाखाएं निकलेंगी, और शाखाएं निकलने के उपरांत फिर ये आगे की ओर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। तो ये शीर्षस्थ ऊतक है जो इसके शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। अंतर्विष्ट का कार्य होता है इस तने वाले भाग को समाहित करना, जोड़े रखना। और पार्श्वीय ऊतक जो होता है वो तने के भाग में होता है, साइड में, पार्श्व वाले भाग में होता है। इनके अलावा विभज्योतक जो ऊतक होता है, इसमें विशिष्ट प्रकार का आकार ग्रहण कर लिया जाता है। तो विशिष्ट क्रिया और आकार लेने के कारण ये ऊतक की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, विभेदीकरण कहलाती है। विशिष्ट क्रिया और आकार लेने की जो क्रिया होती है वो क्रिया कौन सी क्रिया हो गई डियर स्टूडेंट, वो विभेदीकरण की क्रिया आती है, जो इनमें ऊतकों के माध्यम से इनको अलग करने का कार्य करती है। तो फिर मैं बता दूं एक बार, विभज्योतक ऊतक यानी शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ यानी शीर्ष में शीर्ष वाले भाग होते हैं, ऊपर या तो तने वाले भाग या नीचे जड़ वाला भाग। इन दोनों भागों में वृद्धि की इकाई होती है, इसलिए तेज गति के साथ में वृद्धि करते हैं। यदि इनका ऊपर वाला भाग काट दिया जाए या नीचे वाला शीर्ष वाला भाग काट दिया जाए तो दोनों भागों में कुछ समय के लिए वृद्धि रुक जाएगी, और वृद्धि रुकने के कारण पौधा पूर्ण रूप में सक्रिय नहीं हो पाएगा, पूरी कार्य प्रक्रिया अपना जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से नहीं कर पाता। पार्श्वीय, पार्श्व का मतलब होता है कैबियम तने की परिधि, यानी कि तने की बिल्कुल साइड में पाए जाने वाला ऊतक होता है, जो तने के लिए सहारा प्रदान करने का भी कार्य करता है। और अंतर्विष्ट जो होता है वो तने के मध्य में होता है। इनके बाद में विशिष्ट क्रिया कर लेने के बाद में विशिष्ट क्रिया और आकार लेने की क्रिया होती है विभज्योतक की, और विशिष्ट क्रिया व आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। इनके बाद में दूसरा जो ऊतक है विभज्योतक में, स्थायी ऊतक होता है। विभज्योतक मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक स्थायी ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। तो हम आज के पोर्शन में हम स्थायी ऊतक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्थायी ऊतक जो होता है ये विशिष्ट क्रिया और आकार के बाद में सरल स्थायी ऊतक, ये पहला है सरल स्थायी ऊतक। और सरल स्थायी ऊतक क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, जैसे ये माना मैंने एक पत्ती बना दी, इस पत्ती के कुछ भाग होते हैं, इन पत्ती का ये जो भाग है इसके भाग के ठीक नीचे, इस भाग के ठीक नीचे जो होती है वो क्या होती है, अधिचर्म होती है। अधिचर्म या इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। यानी कि पत्ती के ठीक नीचे अधिचर्म या एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। तो ये कैसा ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये सरल स्थायी ऊतक जो होता है, इसी ऊतक को हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। ये ऊतक क्या है सरल स्थायी ऊतक में, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ही इनके अंतर्गत, पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है इसमें अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं। इनमें क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं। इसके कारण ये पत्तियां जो होती हैं या जिनमें ये ऊतक सक्रिय होता है वो हल्का होता है। पैरेन्काइमा वाला जो भाग होता है यही भाग इसमें क्लोरोफिल होता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो पत्तियों वाला जो भाग है ना, इसी में पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल के कारण कैसा होता है पत्तियों का रंग डियर स्टूडेंट्स, हरा। तो क्लोरोफिल को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा यानी पत्तियों के अंतर्गत पाए जाने वाला भाग होता है अधिचर्म के नीचे, इसमें क्लोरोफिल वाला भाग होता है। क्लोरोफिल को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, अर्थात हरित ऊतक कहा जाता है इसको।
प्रश्न आता है हरित ऊतक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो क्लोरीन कायमा को ही हरित ऊतक कहा जाता है, क्योंकि इस ऊतक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। इनके बाद में पौधे जो होते हैं, खास करके जलीय पौधे, तो जलीय पौधे जो होते हैं, तो जलीय पौधों में हवा की बड़ी गुहिका होती है, हवा की बड़ी गुहिका होती है। जलीय पौधे जितने भी होते हैं, इन पौधों में जलीय पौधे में हवा की बड़ी गुहिका होती है, हवा की बड़ी गुहिका होती है जलीय पौधों में। तो इन पौधों में हवा की जो बड़ी गुहिका होती है, इस हवा के कारण, हवा की बड़ी गुहिका होती है, जिसके कारण ये जल में तैरते हैं, जिसके कारण ये जल में तैरते हैं। यदि ये डूब जाएंगे पूर्ण रूपेण, तो इनमें क्या होगा, एक तरीके से सड़न या दुर्गंध हो जाएगी और ये पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इनमें बड़ी गुहिका होने के कारण जल में तैरती है। इन्हीं पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। तो ये पैरेन्काइमा और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एरेन्काइमा भी कहते हैं। इनके बाद में आता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये जो ऊतक होता है अत्यंत दृढ़ व मजबूत होता है तथा कैसा होता है, रेशेदार भी होता है। ये ऊतक पादपों में जिनमें भी पाया जाता है, तो इनमें ये दृढ़ मजबूत होता है, जैसे नारियल का कठोर भाग होता है। जैसे नारियल का जो खोल होता है वो अत्यधिक कैसा होता है, ऊपर से कठोर धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है उसमें, तो दृढ़ मजबूत रेशेदार होता है। इसके कारण ये कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये ऊतक नारियल के जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उन पौधों में, उनके तने में पूरा सक्रिय रहता है, लचीलापन होता है। बांस वगैरह होता है उसमें भी लचीलापन होता है, तो दृढ़ होता है, खासकर कठोर होता है, मजबूत होता है और ये रेशेदार होता है। इसलिए इस ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। और ये ऊतक जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसी के माध्यम से इसमें कठोरता प्रदान होती है। इसके अंतर्गत ये जो कठोरता प्रदान की गई है, कठोरता प्रदान की गई है, इसके कारण इस ऊतक में इसकी शाखाएं मजबूत होती हैं, शाखाएं मजबूत होती हैं। इनके अलावा पादप जो होते हैं, पादपों में मुख्य रूप से जो पत्तियां होती हैं, पादपों में ये जो मुख्य रूप से पत्तियां पाई जाती हैं, इन पत्तियों वाले भाग में, इन पत्तियों वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं हम स्टोमेटा। पत्तियों का जो ऊपरी अधिचर्म वाला भाग होता है, एपिडर्मिस वाला भाग होता है, इस पर रंध्र होते हैं और रंध्रों के नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से जल का निष्कासन होता है। उसके अलावा इसमें पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल और क्लोरेन्काइमा जो ऊतक पाया जाता है, इसके माध्यम से ये पादप की पत्तियां अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन भी बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बनाती है। तो पादपों में स्टोमेटा जो होता है, इन स्टोमेटा में दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं। जैसे स्टोमेटा ये क्षेत्र है, तो इसमें दो वृक्क के आकार की इस तरीके से, ऐसे प्रत्येक स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की क्या होती है, इनमें मुख्य रूप से दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं इनको घेरे हुए रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं। इनको रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। और ये शाखाएं जो होती हैं, इनके ऊपर सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है।
सोबेरिन पदार्थ पाया जाता है जिससे पत्तियों की जो शाखाएं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के साथ साथ इनके ऊपर सोबेरिन, जो पादप के जो तने होते हैं, इन पर सोबेरिन की परत होती है, जिसके कारण इनकी शाखाएं कैसी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में अगला जो टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है अपना जटिल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का ही ये दूसरा भाग है, ये मैं कल कराऊंगा। आशा करता हूं आपकी समझ में यहाँ तक का जो पूरा है टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप लोग घर पर, जितना मैंने इस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप घर पे लिख के याद करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।